मित्रों नमस्कार। द फर्स्ट टॉक शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बजट पर। बजट यानी भारत के 140 करोड़ नागरिकों के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज। हर आदमी बजट से कहीं ना कहीं जुड़ा है। कुछ लोग बजट आने पे खुश होते हैं कि आज उन्हें बजट से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। कुछ दुखी भी होते हैं कि आज उनका बजट से क्या क्या खर्च बढ़ने वाले हैं। 9वीं बार भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट प्रस्तुत किया है। हम जैसे लोग बजट के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, इसलिए आज हमने विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है। जबलपुर के जाने माने सीए चार्टर अकाउंटेंट मनीष कौशल। मनीष कौशल 3 पीढ़ियों से इस वित्त व्यवसाय में है। इनके पिता श्री मनीष कौशल स्वयं और अब इनकी बेटी, यानी वित्त के साथ आपका खून का रिश्ता है। मनीष जी बताइए, आपका कैरियर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आपने प्रारंभ किया जबलपुर में? सर, मैं तो जन्म लेते ही एक सीए परिवार से हूँ, मेरे खून में है। मेरे पिताजी ने 1965 में सीए करके जबलपुर में प्रैक्टिस चालू की थी। बाद में मैंने टेक ओवर कर लिया। अब मैं अपनी बेटी को हैंड ओवर करने की तैयारी में हूँ। तो ये हैंड ओवर टेक ओवर की प्रोसेस चल रही है सर। इसके बीच में आपने बहुत सारी दुनिया देख ली है। वित्त से, वित्त प्रबंधन में आपका बड़ा योगदान है। एडवाइजरी करते हैं आप, क्या एडवाइस देते हैं लोगों को? यदि एडवाइस देने की बात है तो हम ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी। जो भी संस्थाएं को वित्तीय प्रबंधन के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, अपने ज्ञान, अनुभव और शिक्षा के आधार पर हम ये कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक उनका वेल्थ प्रमोशन हो सके और मिनिमम एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके, और अधिक से अधिक जो करों के हमें फ़ायदे हैं उसका फ़ायदा उठा के कर का प्रबंधन करके हम अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। यही मूल सिद्धांत है। कौशल साहब, एक पहला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने पहले भी बहुत से बजट देखे हैं, आज भी बजट देखे हैं। कितने नंबर देंगे आज के बजट को आप? ये बड़ा डाइसी और ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ज़्यादा राजनीतिक क्वेश्चन है कि हम कितने नंबर दें। यद्यपि अगर हम कभी भी कोई भी बजट आता है तो विपक्ष के लोग, जो विपक्ष के लोग होते हैं वो 0 से 3 नंबर देते हैं, और जो पक्ष वाले रहते हैं वो 8 से 10 नंबर देते हैं। तो ये हम अंकों की गणना में ना जाएं, खेल में ना जाएं, कुछ तकनीकी बात करें जिससे कुछ सार्थक, कुछ रिजल्ट हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। अंकों से ही तो आप खेलते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यदि हम कुल बजट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे कि इस सरकार का शुरू से ही बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो जो 12.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसमें कि रेलवे हैं, रोड्स हैं और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर परिवहन पे है। और उसके बाद डिफेंस के ऊपर हमारा काफ़ी थ्रस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बन रही हैं सामरिक क्षेत्रों में, इसलिए हमें एक आधुनिक सामरिक शक्ति बनना होगा, जिसमें एआई, ड्रोन्स और अदर वेपन्स की ज़रूरत है, जिसके देश में निर्माण और साथ ही साथ हमें आयात के लिए भी बहुत ज़रूरत है। तो सरकार ने पिछले साल लगभग 6.5 लाख करोड़ से 7.25 करोड़ कर दिया है। मनीष जी, बजट में जो सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का होता है वो है क्या सस्ता हो गया। तो इस बजट में क्या क्या सस्ता हो गया? देखिए, जो सस्ता होने वाली चीज़ें हैं वो मोबाइल फ़ोन, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सोलर सिस्टम्स, कपड़े, लेदर, लेदर प्रोडक्ट्स, बायोगैस, सीएनजी, शुगर कैंसर की दवाइयाँ। दवाइयाँ सस्ती हुई, इसके लिए तो हम सरकार को अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन क्या महंगा हो गया? महंगे में जो महंगा होना चाहिए, अर्थात शराब, सिगरेट, खनिज, स्क्रैप और टोबैको। बिल्कुल, जो स्वास्थ्य के लिए खराब है वो अब इस देश में महंगा बिकेगा ताकि आपका स्वास्थ्य उत्तम रह सके। कौशल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों का सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो होता है वो ये होता है कि इनकम टैक्स में उनको क्या मिला। सामान्य तौर पे यदि हम देखें तो एक व्यक्ति के रूप में, एक सामान्य करदाता के रूप में कुछ अंतर नहीं आया, क्योंकि पिछले 2 बजट में, 2025 के भी 2024 के भी, में काफ़ी अंतर किया था। सेक्शन 115 बीईसी के तहत पहले 5 लाख तक की इनकम कर मुक्त कर दी थी। लास्ट ईयर
12.5 लाख रुपए तक के कर दी थी। तो उसमें कोई अंतर नहीं आया, व्यक्तिगत कर रिटर्न में कर क्षेत्र में कोई अंतर नहीं आया। हाँ, अभी आपने जो देखा कि शेयर मार्केट क्रैश हुआ, ये बहुत तात्कालिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि केवल एसटीटी जो है 0.12% से उन्होंने 0.05% कर दिया। तो इसकी वजह से, लेकिन ये केवल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। एक्चुअल में 0.05% कुछ नहीं होता है। मतलब 100 रुपए में 0.05 5 पैसे भी नहीं होता है। तो ये एक, और चूँकि इसका नाम ही सेंसेक्स है, बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है? तो ये एक केवल छोटा-सा एक मनोवैज्ञानिक का वैज्ञानिक कारण था कि जिसके कारण शेयर बाज़ार में क्रैश हुआ। घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। बहुत कौशल जल्दी साहब, रिकवर कर जाएँगे। बहुत सारे लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये एसटीटी है क्या? हाँ, एसटीटी ये है कि जो हम शेयर के ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उस शेयर ट्रांज़ैक्शन में हमसे कुछ टैक्स वसूल लिया जाता है, जिसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। तो जिस तरीके से हम बहुत सी चीज़ों में खर्च करके आते हैं, हमें पता नहीं पड़ता हमने जीएसटी कितने के ले लिया। सपोज़ ये पेन हम खरीद के लेके आए, ₹10 का, इसमें कुछ ना कुछ जीएसटी शामिल है। तो इसी तरह जब हम सिक्योरिटी खरीदते हैं, वो उसका जीएसटी है, ऐसा कह सकते हैं। तो यानी अब हम अगर हम शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे, बेचेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो हमें कुछ ज़्यादा टैक्स देना होगा। पहले के मुकाबले 0.015% से 0.05% का अंतर आया है। इनकम टैक्स के बाद लोगों का बजट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात पे होता है कि रोजगार के क्या अवसर होंगे, रोजगार कैसे बढ़ेगा? देखिए, सरकार का जो बजट आउटले है, जो करीब 55 लाख करोड़ रुपए है, ये जो भी योजनाएँ हैं, जिसके अभी हम एक बार योजनावार बात करते हैं और लास्ट में एक बार फिर से हम रिकैप कर लेंगे। तो इन योजनाओं में जो बजट आउटले होता है, इसमें सरकार का बहुत हैवी खर्च होता है। इन खर्चों में आप ये मान के चलिए कि हर सेक्टर में 20 से 25% रोजगार सृजन में खर्च होता है। कैसे? ये हम वन बाय वन अ, चर्चा करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि बेरोजगारी की दर कम होगी? देखिए, बेरोज़गारी की दर की जहाँ तक बात है, भारत में ऐसा कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है, जो बेरोज़गारी की दर की सही तरीके से गणना कर सके। अभी तक की जो हम बेरोज़गारी की गणना हम करते हैं, जो सरकार आंकड़े प्रस्तुत करती है, ये नॉर्मली प्रोविडेंट फंड के आंकड़ों से होती है। लेकिन हर कोई प्रोविडेंट फंड में नहीं रहता है, तो जो प्रोविडेंट फंड से आंकड़े मिलते हैं, लगभग वही बेरोज़गारी बताते हैं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि व्यक्ति को रोजगार के लिए सरकार पे ना निर्भर रह के, क्योंकि बहुत ज़्यादा सृजन की अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है। हम ऐसी स्कीम्स लाएँ या जनता को ही इतना मजबूत कर दें पढ़ा लिखा के, स्किल डेवलपमेंट करके, कि ना वो खुद अपना रोजगार प्राप्त करे, बल्कि 10 और लोगों को रोजगार दे। इससे भी रोजगार बढ़ती है। और आप हम सब ये जानते हैं, रोजगार की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिस पे सभी का ध्यान होता है, वो है स्वास्थ्य। कि सरकार स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही है? सरकार कैसे जनता को स्वास्थ्य लाभ दे सकती है? देखिए, स्वास्थ्य के ऊपर इस बजट में काफ़ी काम किया गया है। सबसे पहली चीज़ तो 5 नए रीजनल मेडिकल सेंटर बन रहे हैं और उसके साथ है 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बन रहे हैं। साथ में हर जिला अस्पताल में एक इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर बनाया जा रहा है। इसके पहले पिछले बजट में 2025 में हमारे देश में 5,000 से मेडिकल सीट को 10,000 करने की एक योजना बनाई गई थी। वो उसमें लगातार विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी भी, जैसे जब हम अपने शहर की बात करें, पहले मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में केवल 5 हुआ करते थे। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सागर। अब आप देख रहे हैं जो संभागीय स्तर पे तो खुल ही गए हैं। छोटे स्तर पे जैसे सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट में भी मेडिकल आ रहे हैं। तो ये मेडिकल सीट 5,000 से 10,000 बढ़ जाएगी सरकारी क्षेत्र में। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर अलग हैं। और इसके अलावा भी इस बजट में जो आया है कि नए, जो अब मैंने आपको बताया, रीजनल मेडिकल सेंटर्स खुल रहे हैं, आधुनिक एम्स खुल रहे हैं, हर जिला अस्पताल में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खुल रहे हैं। इसके अलावा 10,000 करोड़ फार्मा सेक्टर को अलॉट किए गए हैं, जिससे कि शुगर और कैंसर की दवाइयाँ काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। और इस योजना का इन्होंने नाम दिया है बायो फार्मा शक्ति। तो इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि रोजगारों का भी सृजन होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाजार है, अभी तक चीन और जापान पे निर्भरता थी। अब क्या भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के लिए भी कुछ कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए इस बार बजट का आवंटन 40,000 करोड़ रुपए है
और साथ में 3 नए केमिकल कॉरिडोर्स भी बना रही है। तो जहाँ तक अमेरिका और चीन से पिछड़ने की बात है, तो काफ़ी अभी हम पीछे हैं और आने में काफ़ी हमें समय लगेगा। लेकिन सरकार हर उस थ्रस्ट एरिया में काम कर रही है, जहाँ पे हम कभी किसी दूसरे देश पे निर्भर हैं और 140 करोड़ की जनता के साथ हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहना पड़े, ये हमारी सरकार को मंजूर नहीं है। इसलिए 40,000 करोड़ फार्मा सेक्टर को दिया है, 3 केमिकल कॉरिडोर्स भी बनाए हैं। कौशल साहब, सरकार का ध्यान माइनिंग पर है, जो रेयर मिनरल्स हैं, जो पूरी दुनिया में आजकल अपनी एक पहचान बना रहे हैं, उनके लिए विश्व युद्ध शुरू हो रहे हैं, तो उस पर भी सरकार कुछ विशेष काम कर रही है क्या? बिल्कुल, रेयर मिनरल्स का ही ज़माना आ गया है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो पूरा ईवी पे शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, और उसमें रेयर अर्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए सरकार का पूरा ध्यान है और इन्होंने 5-6 राज्यों में, जैसे केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो कि हमारे देश के प्रमुख उत्पादक हैं, इनके लिए इन्होंने एक विशेष माइनिंग कॉरिडोर की घोषणा की है, जिसके का बजट एलोकेशन अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि माइनिंग कॉरिडोर बनाने से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा वहाँ पे, पूरे विशेषज्ञ रहेंगे, पूरे इंस्टीट्यूट रहेंगे, जिससे कि उस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ पाएँ। इस बजट में कपड़े का जो बहुत बड़ा भारत में मांग है, पूरी दुनिया में कपड़ों की मांग है, उसके लिए क्या सरकार ने कोई विशेष प्रावधान किए हैं? देखिए, जहाँ तक कपड़ा सेक्टर की बात है, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अब हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे नहीं रहना है। बांग्लादेश एक ऐसा देश था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा देश माना जाता था और वो जो भी बनाता था, उसको जो पश्चिम देश हैं, वो इसलिए ले लेते थे कि आप जो भी मुझे दे दो हम रख लेंगे, क्योंकि आप एक गरीब देश हो, हमारी तरफ से आपका पोषण हो जाएगा। लेकिन इन्होंने पूरे विश्व को अपना ऐसा व्यवहार दिया है कि ये अब इस दया के पात्र बचे नहीं। इसलिए हमें इस मौके का जो कोई वैक्यूम बन जाएगा अब इनके जाने से, इसका पूरा फ़ायदा हमें उठाना है। इसके ऊपर सरकार की पूरी नज़र है। मेगा टेक्सटाइल का निर्माण होना है और वो जो बांग्लादेश के थ्रू निर्यात होते थे, हमारा देश अब खुद बना के, पूरी फैसिलिटी बना के और देश का निर्यात बढ़ाएगा, जिसके जिसके लिए ये मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की स्थापना की जा रही है, इस बजट के अनुसार। तो पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में जो अस्थिरता हुई है और जो हिंसा हुई है और इनका जो नाम खराब हुआ है, उससे भारत के टेक्सटाइल उद्योग को आपका कहना है कि कुछ बेनिफिट मिलेगा? ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हमारा मतलब उनका विज़न ही है कि अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी तक एक प्रकार से हमारा प्रश्रय था बांग्लादेश को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम जीतेंगे भी और तुम्हें हारना भी होगा। इस बजट में एक विशेष बात अ, की घोषणा की गई है कि हम विदेशी मेहमानों को देश में बुलाने के लिए, पर्यटकों को बुलाने के लिए कुछ विशेष कर रहे हैं। मतलब अब हमारा जो दुबई और जो सिंगापुर जैसे देश हैं, जो टूरिज्म पे हैं, अब उनके बदले भारत एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो। इसके लिए भी सरकार ने कुछ किया है क्या? पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कि कई देशों की और प्रदेशों की पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। विशेष रूप से हम दुबई, मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर, ये तो ऐसे शहर हैं जिन्होंने टूरिज़्म को भी अपना लिया है। हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक आते हैं और हमारी हॉस्पिटैलिटी दुनिया की बेस्ट हॉस्पिटैलिटी से है। लेकिन हमें इसे और समृद्ध बनाने के लिए और इसको ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाने की बात हुई है। इसके साथ-साथ उसमें 10,000 नए टूरिस्ट गाइड तैयार किए जाएँगे, जिनको आईआईएम से प्रशिक्षण मिलेगा और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर पाएँगे, ज़्यादा प्रोफेशनल सेवाएँ दे पाएँगे। और इसी तरह हम देश में अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग पर्यटन स्थल हैं, इसके अलावा 15 और सांस्कृतिक शहरों को हम विकसित कर रहे हैं और देश के हर ज़िले के जो मुख्य धार्मिक केंद्र हैं, उनको इस तरीके से विकसित किया जाएगा, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं वाराणसी या उज्जैन में कॉरिडोर बन रहे हैं। तो इस तरीके से पर्यटन के दिशा में एक बड़ा बूस्ट होगा, बड़ा कदम होगा और इसके लिए हम ई-वीज़ा बना के पर्यटन के लिए वीज़ा देने के लिए बहुत आसान प्रक्रियाएँ बना रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देश में पर्यटन के लिए पर्याप्त साधन है, पर्याप्त स्थान है। बस इनकी मार्केटिंग और लोगों को बुलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल।
कौशल साहब, अभी तक हम जो काजू खाते हैं, जो किशमिश खाते हैं, जो अंजीर खाते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कहीं अफगानिस्तान से आ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहीं मलेशिया से आ रहे हैं। तो क्या अब सरकार हमारे देश में भी ड्राई फ्रूट्स के उत्पादन और प्रोसेसिंग पे कोई विशेष काम करने जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स की ओर रुझान काफ़ी बढ़ा है और इसकी खपत भी देश में पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बढ़ी है। लेकिन इसमें हम बहुतायत से विदेशी आयात पर निर्भर थे, जबकि हमारे देश में ही खुद कॉफ़ी, नारियल, चंदन, अखरोट, काजू, बादाम का उत्पादन होता है। लेकिन कहीं न कहीं क्वालिटी में हम अफ़गानिस्तान या कोई यूरोपियन देशों से जो पिछड़ रहे हैं, उसके लिए अब जेनेटिक्स का फ़ायदा लेके हमें अपने उत्पाद की भी क्वालिटी और स्वाद को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नई योजना चालू की है और जिसके अंतर्गत इन सभी ड्राई फ्रूट्स को उत्पादन और उसकी क्वालिटी से के लिए सुधार के लिए बड़ा कार्य की घोषणा की गई है। तो अब ये होगा कि जब आप अमेरिका में काजू खरीदेंगे तो ये होगा कि मेड इन इंडिया है ये। बिल्कुल, बहुत खुशी के दिन होगा वो। कौशल साहब, ये बताइए कि भारत की 50% आबादी महिला शक्ति पर है, तो सरकार क्या चाहती है? वोट भी तो उन्हीं से मिलते हैं। बिल्कुल, नारी शक्ति काफ़ी ज़्यादा फ़िदा है मोदी जी के ऊपर, जिसका ये पूरा फ़ायदा खुद उठाना चाहते हैं और उसका लाभ इन टर्न इस नारी शक्ति को भी देना चाहते हैं। महिलाओं के ऊपर शुरू से सरकारों ने काम किया है भारत के। इंदिरा जी के समय से महिलाओं के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन इस समय इस सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है। पिछले सालों में जो लखपति दीदी योजना बनाई गई थी, उसका विस्तार हो रहा है। इनको वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और उनके स्व-सहायता समूह बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय और प्रबंधन का प्रोत्साहन देने की योजना है। सरकार अब चाहती है कि भारत डेटा का भी एक सेंटर बने। जो लोग भारत की कंपनीज हैं वो डेटा सेंटर बनाएं, उसमें भी कुछ फायदे होंगे क्या? बिल्कुल, लगातार इसके ऊपर काम हो रहा है। आपको जब याद होगा 2014 में जब ये गवर्नमेंट बनी थी, तो हमारे यहाँ के जो टीवी चैनल हैं, इन टीवी चैनल का प्रक्षेपण भी बैंकॉक से होता था। लाइक यहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे, वो जाके वहाँ से प्रक्षेपित किए जाते थे और होता था। उसके बाद आते ही इस सरकार ने पहला काम ये किया था कि यहीं पे स्टूडियो और यहीं पे प्रक्षेपण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई थी। अब उससे हम बहुत आगे आ गए हैं। अब डाटा के उपयोग करने के लिए विदेशी क्लाउड प्रदाताओं के लिए भी हमने कर की पूरी छूट दी है। अब हम बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि बाहर की जो एआई और डेटा सेंटर के अगर आपको हमारे क्लाउड का उपयोग करना है, तो हम उन्हें हाथ जोड़ के उनका आमंत्रित करते हैं और टैक्स की हर तरीके की छूट देंगे। मनीष जी, ये जानना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत जिसमें एमएसएमई भी आता है, जिसमें और भी कई चीज़ों को शामिल किया जाता है, ग्रामीण विकास आता है, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत जो है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी 140 करोड़ की जनता है और हमें आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है और इस बार बजट आवंटन इसके ऊपर 2000 करोड़ का है। इसी से अगर हम जोड़ें तो सरकार एमएसएमई को भी काफ़ी प्रमोट कर रही है। इसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए कहा है। एमएसएमई का थोड़ा-सा अगर मैं खुलासा कर दूँ, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। ये भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 27% का योगदान देते हैं। इसमें सरकार को ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ नहीं देना होता है। हम आप सभी के जो छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमी हैं, ये खुद अपना उद्यम चलाते हैं। 10 से 25-30 लोगों को रोज़गार देते हैं और खुद भी अपना उत्पादन करते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं। इस तरीके से पाँचों उँगलियाँ घी में होती हैं। तो इस योजना का महत्व समझा सरकार ने और इसके लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया है। और आत्मनिर्भर भारत जो कि हमने अभी और भी जैसे डिस्कशन किया है कि कैसे हम विदेशों पे निर्भरता घटाकर अपने देश में आत्मनिर्भर है, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथ में आत्मनिर्भर कृषक बनाने के लिए भी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना जो पिछले सालों से चल रही है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और सरकार ने सीधे पैसे देने के अलावा, जो कि आपने डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम्स देखी होंगी, इसके अलावा ये सहायता समूह और एमएसएमई को जो जिस तरीके का प्रोत्साहन देती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपनी गारंटी देके इन्हें लोन उपलब्ध कराती है, जो कि 50 लाख से 50 करोड़ रुपए तक की होती है। और इस तरीके से इनका अपना खुद वित्तीय पोषण होता है और ये आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से वित्तीय सहायता के रूप में
किसानों को भी जो क्रेडिट कार्ड दिया गया है, उसकी सीमा भी 3 लाख से 5 लाख कर दी है प्रति किसान प्रति एकड़, जिससे कि हमें या किसान को व्यक्तिगत रूप से या देश को एक देश के रूप में निर्भरता जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। हाँ, जो जानकारी है उसके हिसाब से एमएसएमई ना सिर्फ अपना उद्योग चलाते हैं, बल्कि 5 से लेके 500 लोगों तक को रोजगार देते हैं। तो अगर इसमें 10,000 करोड़ रुपए आ रहा है, तो निसंदेह रोजगार भी अब देश के बेरोजगारों के लिए एक नई काम करने की जगह बनेगी। बिल्कुल बनेगी। मैं अपने शहर में ही खुद देख रहा हूँ कि बहुत भारी तादाद में बैंक एमएसएमई फाइनेंस को काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं। छोटे और मझोले शहरों के लिए भी कुछ विशेष योजना लाई गई है इस बजट में। टायर 2 और टायर 3 शहरों के लिए उन्होंने कॉरपोरेट मैनेजर को बनाने की एक अपनी योजना बताई है, और जो बड़े शहर हैं, मतलब जिनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है, ये अपने खुद कॉरपोरेट बॉन्ड जारी कर सकेंगे। लेकिन उनसे भी छोटे शहर हैं, उनके लिए उन्होंने अमृत बॉन्ड योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए रखे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अब शहरों को हमें रहने लायक ज़्यादा बनाना है। आबादी का बोझ बढ़ते जा रहा है, शहरों में रहने की और चलने की जगह कम बच रही है। रेहड़ी और जो पटरी पे बाज़ार लग रहे हैं, ये भी एक समस्या है। इन सबको हटाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए उन्होंने जो कॉर्पोरेट मैनेजर और अमृत बॉन्ड योजना है, उससे लाके शहरों को ज़्यादा रहने लायक, सुविधाजनक और सुविधायुक्त बनाने के प्रयास हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 2047 में प्रधानमंत्री का कहना है कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे, तो हम पूरी तरह विकसित होंगे, हम दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होंगे। तो इस बजट को देख के, एनालिसिस करके, आपको लगता है कि हम 2047 में एक अलग स्थान पर होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, खुशहाली होगी? बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक क्वेश्चन है ये। 2047 जब हम अपने देश का 100वां वर्ष मना रहे होंगे आज़ादी की, हम सबका सपना है कि हम पूरी तरह से एक विकसित राष्ट्र बन जाएँ। सबसे नंबर 1 बनना तो बहुत प्रासंगिक नहीं होगा, लेकिन हाँ, पूर्ण आत्मनिर्भर हो जाएँ, इसके लिए हमें लगातार 7 से 8% वृद्धि दर को बनाए रखना होगा। और इसको बनाने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसलिए ध्यान दे रहे हैं, जैसे अभी रेलवे का विकास हो रहा है, 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में माउंटेन ट्रेन्स हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, 3 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। ये उसी क्रम में काम हो रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो जाए। जैसे हम माउंटेन ट्रेन की बात करें, ये कभी अंग्रेज़ों ने टॉय ट्रेन्स चलाई थी कालका शिमला, उसके बाद से इस पे कोई काम नहीं हुआ। ये पहली बार है कि जब बॉर्डर सड़क बनने के बाद अब उधर पे रेलवे का काम भी हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि श्रीनगर तक ट्रेन पहुंच गई है। तो इस तरीके से हमें लगातार एक पेस पे 7 से 8% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर से काम करना होगा, तब जाके हम पूरी तरह से आगे होंगे। अभी तो हमारा जो प्रथम लक्ष्य है कि 2027 के अंत तक हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। उसके लिए हमें 5 ट्रिलियन की एक अर्थव्यवस्था बनना होगी। तो ये इसके लिए अगर हम देखें तो जो आयकर की छूटें में वृद्धि हो रही है, उसके कारण ये हो कि जैसे उसके पहले साल 5 लाख थी बगैर टैक्स की, बिना कर का आय, फिर पिछले साल 12,75,000 हो गई। तो इससे क्या है, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ रहा है, खर्च करने की लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, और उनकी वो अपनी आमदनी जो शायद नहीं दिखाते थे वो दिखा रहे हैं। इससे हमारे जीडीपी में वृद्धि हो रही है, और ये बढ़ते-बढ़ते अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है करीब 4.25 ट्रिलियन डॉलर की है। और अगर इसी तरीके से हम बढ़ते जाएँगे, तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक हम इस बात का जयघोष कर देंगे कि अब हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गए और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बन गई। और यही रफ्तार से चलते रहे तो 2047 में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएँ। एक और बात मेरे ध्यान में आई है कि बजट में अब खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, और हम ओलंपिक की मेजबानी कर सकें, उसका भी कुछ प्रावधान किया गया है। यहाँ पे फिर से निर्भरता की बात आती है। खेल-कूद के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सरकार ने व्यवस्था की है। इस बात को ध्यान रखते हुए कि अगले 1-2 बार के बाद हमें ओलंपिक की मेज़बानी भी करना है। साथ ही साथ और अब हमारे जो फुटप्रिंट्स हैं, एशियन गेम्स के बाद लगातार ओलंपिक्स में बढ़ते जा रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बढ़ाते बढ़ाते हमें खेल की उपयोगिता के साधन भी बढ़ाना है। जो हमारे खेल उत्पाद हैं, जो छोटे छोटे से बॉल हैं, फुटबॉल हैं, जूते हैं, जो किट्स हैं, ये बहुत कुछ अभी तक हम आयात करते थे, जिसके लिए सरकार ने अब 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है कि ये सब चीज़ें ना खुद हमारी अपनी रहें, बल्कि हम इनको निर्यात भी करें। बिल्कुल मित्रों, अब हमारे देश के खिलाड़ी पूरी दुनिया में ओलंपिक में अपना नाम ऊपर करेंगे, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए का बजट है, प्रावधान है, आपके लिए है। आप ना सिर्फ देश का नाम ऊपर करें, बल्कि देश की कंपनियां पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स में हमारा नाम ऊपर करें। कौशल साहब, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सबसे ज्यादा आपका जो लोगों से मेल जोल होता है, काम होता है, वो इनकम टैक्स को लेके होता है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार ने जैसे 12 लाख किया था, 12.5 लाख किया था, अगर वो लिमिट और बढ़ाते तो देश को फायदा होता, व्यक्तियों को फायदा होता? जी हाँ, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोगों को इस बार सबसे बड़ा सिरदर्द यही होने वाला है कि हमारे क्लाइंट सब रोज़ पूछेंगे कि हमें नया क्या मिला। तो वैसे पिछले साल तक काफ़ी बढ़ चुका था, जहाँ तक स्लैब की बात है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन चूँकि जो नया डायरेक्ट टैक्स एक्ट आ रहा है, उसमें सरलीकरण किया गया है। हालाँकि उसके फॉर्म्स सरकार कह रही बहुत जल्दी नोटिफ़ाई कर देंगे, तो अभी तक नोटिफ़ाई तो नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, सरलीकरण होगा, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। लेकिन उसमें आपको कुछ चीज़ों जो है, कुछ सरलीकरण में ये हुआ है कि टीसीएस की दरें लोअर कर दी हैं। आप नॉर्मली लोग टीडीएस से कन्वर्सेंट रहते हैं, टीसीएस से नहीं होते हैं। टीसीएस वो होता है कि जब सरकारें सामान्य तौर पे जब कोई ऑक्शन करती हैं और पेमेंट लेती, तो उसमें टीसीएस भी लेती हैं। हालाँकि ये केवल पहले सरकारें के ऊपर था, अब कई सेक्टर ऐसे भी और भी हो गए हैं, जहाँ एक प्राइवेट पार्टीज़ को भी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। विशेष रूप से बड़े व्यापारी जो जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो। और दूसरा, जब हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं, तब हमें टीसीएस देना पड़ता है। तो सरकार ने इस बार टीसीएस कम कर दिया है। दूसरा, जो हमें बॉन्ड से ब्याज मिलता है, उसमें अभी तक ये होता था कि जो इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कट जाता था। तो अब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में फॉर्म नंबर 15G और 15H जो है, उसको अलाउ कर दिया है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी कारण हमारी रिटर्न गलत भर गई है, तो इसमें काफ़ी जो हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टर्न एक्शन ले लेता था। तो अभी सरकार ने बहुत छोटे से शुल्क के साथ 31/3/2027 तक, मतलब कर दर निर्धारण वर्ष के 1 साल बाद तक भी आप संशोधित रिटर्न भर सकते हैं। दूसरा, जो टैक्स अगर आप अपनी आय छुपाते थे या कागज़ नहीं दिखाते थे या टीडीएस समय पे नहीं भरते थे, तो उसके ऊपर जो हमें दंड मिलता था, वो इम्प्रिज़नमेंट तक होता था। तो अब इसको सरकार ने इम्प्रिज़नमेंट को बहुत कम कर दिया है, मैक्सिमम 2 साल के लिए कर दिया है। और कोर्ट को भी ये अधिकार दिया है कि यदि आपकी गलती ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, तो उसको वो इम्प्रिज़नमेंट से पेनल्टी पे भी ला सकती है। इसके अलावा जो मैट है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, उसको 14% तक ला दिया है। टैक्स रिटर्न की डेट्स पहले की तरह हैं लगभग। 31 जुलाई तक फॉर्म नंबर 1-2 जाते हैं की लास्ट डेट है। उसके बाद 31 अगस्त नॉन ऑडिट वालों की डेट कर दी, व्यवसायों की और ट्रस्टों की। उसके अलावा जिनके ऑडिट होते हैं, उनकी डेट वही 30 सितंबर है ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की, और 31 अक्टूबर रिटर्न भरने की। मनीष जी, परिवहन के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, रेल परिवहन, वायु परिवहन, समुद्र, सड़क, सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। क्या है इस बजट में? सरकार का आवंटन 12 लाख करोड़ का है। ये मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो कि परिवहन पे ही रहेगा। चारों तरफ देख रहे हैं, ब्रिजों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा सरकार 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना रही है, 20 नए जलमार्ग बना रही है, और पहाड़ी क्षेत्रों में माउंटेन ट्रेन का एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रही है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पहले ट्रेन जो थी, एक अंग्रेजों ने कालका शिमला ट्रेन बनाई थी, एक पहाड़ी जो, उसके बाद से अभी तक 70-75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अब पहली बार सरकार का ध्यान माउंटेन ट्रेन पे भी है। तो इस तरीके से
7 कॉरिडोर के साथ रेलवे का हो रहा है। अब हम आए वायु क्षेत्र के ऊपर, वायु परिवहन क्षेत्र पे। तो 3 एयरपोर्ट नए हैं और ये दुनिया का आकलन है कि भारत का जो वायु परिवहन है, दुनिया का सबसे तेज बढ़ता हुआ क्षेत्र है ये। और इस वक्त हमारे पास जहाज़ों की बहुत कमी है और जिस तरीके से आगे हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं, हमारे जो मेन प्लेयर हैं, जिसमें इसके इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, आकाशा वगैरह शामिल हैं। इन्हें जिस तरीके से ऑर्डर दिए हैं, अगले 3 साल तक हर माह हमारे पास 10 नए एयरक्राफ्ट आएंगे और उन एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए, उनके परिवहन और संचालन के लिए एयरपोर्ट्स की बहुत आवश्यकता होगी। उसी तारतम्य में 3 नए एयरपोर्ट का भी निर्माण होना है। जल मार्ग में भी कुछ विशेष की? हाँ, जल मार्ग में भी यह है कि देश में 20 नए जल मार्ग बनाए जा रहे हैं, जिससे हमारा अंतर्देशीय नौ परिवहन होगा। तो इस तरह सब तरफ से विकास की गंगा बहाने की एक योजना तैयार कर ली गई है और हर बजट में ये विकास की गंगा बहाई जाती है। हम अगले बजट में एक बार फिर आपके साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि पिछले बजट से इस बजट में क्या हुआ और इस बजट से अगले बजट में क्या हुआ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बजट की चर्चा के लिए, और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इतने कम समय में इतने सारे नोट्स बनाए, पूरा बजट को समझा और उसका एनालिसिस किया ताकि हमारे दर्शक बजट की बारीकियों को आसानी से समझ सकें। द फर्स्ट टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।